नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया जानकारी, वैसे तो जिन व्यक्ति का आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन व्यक्ति को या उन्हें सारे लोग अपने इतिहास के माध्यम से पढ़ चुके हैं। मुझे भी कुछ पढ़ने का मौका मिला तो इसमें कुछ खास बातें थी जो सोचा जो आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर कर लूं। तो मैं आज महान कवि कालिदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें विशेष जानकारी ये है, जो कालिदास का जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनके माता पिता जो थे उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो एक साधु से अपना हाथ दिखवाए थे। तो उस समय उन्होंने कहा जो आप काली की उपासना करें तो आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा ही किया और उनका जन्म हुआ जब, तो उनका नाम चूंकि काली माँ के आशीर्वाद से हुआ था इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। एक समय ऐसा आया जिसमें उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मर जाने के बाद वो अनाथ हो गए। अब अनाथ होने के बाद ये है स्थिति, जो उनका पालन पोषण होगा कैसे, बचपन का समय था वो कैसे बीतेगा। उस गांव, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, तो उस गांव के जो मुखिया थे ना, उनका वो पालन पोषण किए थे और उस गांव में वो रहने लगे। उनका खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई सब वहाँ होने लगा। इसी क्रम में एक समय ऐसा हुआ जो उस गांव में बहुत बड़े संत आए और वो संत सभी लोगों को से मिले, जिसमें कालिदास को ये लगा जो हम तो, हमारे माता पिता नहीं है तो हमको कौन उनसे मुलाकात करवाए। लेकिन ऐसा हुआ जो संत से कालिदास की मुलाकात जब हुई और संत ही कालिदास के पास आए और उन्होंने कहा जो बच्चे तुम हमसे क्यों नहीं मिले, तो बोले नहीं मेरे माता पिता नहीं है तो हम आपसे कैसे मिलेंगे। ठीक उसी क्रम में फिर वो बताए जो नहीं कोई बात नहीं, हम तुमको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं जो तुम बिना माता पिता के भविष्य में बहुत बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा पहचान पूरे संसार में होगा, तुम अपने आप में एक अलग पहचान बनाओगे। इस बात से लोगों को लगा कि जो ये यतीम बच्चा कैसे एक आगे इतना बढ़ सकता है। लोग हंसने लगे उन पर, लेकिन उनके जो मुखिया जो थे वो उनका जो पालन पोषण कर रहे थे वो उनका बढ़िया शिक्षा वहाँ देना चालू किए। बचपन से वो देखने में बहुत सुंदर थे और बहुत मेधावी छात्र भी थे। इस क्रम में उनकी एक पुत्री थी पार्वती। पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ और उनके जो मुखिया थे उन दोनों का विवाह करवा दिए। फिर उसी क्रम में वो अपने जीवन में जीने लगे युवावस्था में आने के बाद। तो एक समय उस गांव में डकैत आया था, जो डाकू सब जो था वो आकर के वहां पर पार्वती का हरण करके लेकर के चला गया। तब से जो कालिदास हैं वो विरह की जिंदगी जीने लगे। इन्हें अच्छा नहीं लगा और उनके माता पिता जो थे उनके पार्वती के माता पिता का सबका वो हत्या करके वो लोग यहाँ से चले गए। फिर कालिदास उस गांव से फिर निकल गए और वो भ्रमण के लिए चल दिए। भ्रमण के दौरान वो उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य से उनकी मुलाकात हुई। राजा विक्रमादित्य को पता चला ये बहुत बड़े विद्वान हैं, तब उन्हें राजकवि बना दिया गया। राजा विक्रमादित्य नवरत्न में एक रत्न उनका कालिदास भी है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसमें एक रत्न कालिदास थे। फिर कालिदास के विद्वता को देख करके राजा विक्रमादित्य क्या किए, वो अपनी पुत्री से वो उनका जो नाम है रत्नावली, उनसे उनकी शादी करवा दी। रत्नावली से शादी करने के बाद वो, चूंकि उनके दिमाग में पार्वती पहले से घूम रही थी, क्योंकि पार्वती के साथ उनका पहला विवाह हुआ था, इस क्रम में उनका सारा ध्यान पार्वती पर अटका हुआ था। रत्नावली के बार बार पूछने पर जो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तो वहां था और ये फिर दूसरी शादी हो गया तो ये दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, उनके साथ नहीं रहना चाहते। इनसे जबरदस्ती ऐसा हुआ था, क्योंकि राजा का बात नहीं मानते तो भी नहीं बनता। इसी क्रम में रत्नावली ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने प्रथम विवाह की पूरी जानकारी रत्नावली को दिया। रत्नावली से जानकारी लेने के बाद वो अपने पिता राजा विक्रमादित्य को बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा जो इनके ऊपर कुछ भार पड़ेगा तो पुराना बात ये भूल जाएंगे, फिर इन्हें कश्मीर का राजा बना दिया गया। जब ये कश्मीर के राजा बन गए तब इन्हें रत्नावली के साथ रहने लगे, लेकिन इनका जो दिमाग में वो बात आया था प्रथम विवाह,
के बारे में, पार्वती का जो जानकारी था वो उससे भूल नहीं पाए। फिर वहाँ से वो एक पत्र लिख करके राजा विक्रमादित्य को कहे जो हम यहाँ ये राजगद्दी नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। उसी क्रम में रत्नावली एक रोग से पीड़ित हो गई और वो से उनका वहाँ देहांत हो गया। फिर वो वहाँ से निकल पड़े, फिर वो भ्रमण के क्षेत्र में निकल पड़े। वहाँ से उनका आना काशी हुआ, फिर वो काशी आ गए कालिदास। जब काशी आए तो वहाँ पर आप लोग एक रोचक कहानी सुने होंगे जो महामूर्ख का, क्योंकि इस तरह से वो विरह की जिंदगी जी रहे थे, वो अपना सारा ज्ञान भूलते चले गए और एक ही बात, सिर्फ पार्वती की बातों को वो ध्यान में रखे हुए थे। तो वो जिस तरह से अपने जीवन को जीते जा रहे थे तो लोगों को लगता था यह मूर्ख और पागल है, इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें ये बचपन से ही मेधावी थे और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे और इतने अच्छे गीत गाते थे जो इनके गीतों को सुन करके लोग क्या, पशु पक्षी भी उसमें लीन हो जाते थे उस गीत को सुनने के लिए। सुनने में जो ये बात आता है। उसके बाद कालिदास को वहाँ जो एक राजकुमारी थी विद्योत्मा, उनकी शादी ठीक हुआ। जो शादी करने के लिए जो उन्होंने एक प्रस्ताव को रखा जो हमको विद्वता में विद्वान हरा देगा तो हम उससे शादी करेंगे। तो वहाँ के सारे विद्वान उस विद्युत्मा से हार जाते थे। तो उन्होंने सोचा चलो विद्वान से तो नहीं होगा तो मूर्ख से करवाते। सारे विद्वान एकजुट होकर के एक मूर्ख को खोजने निकल पड़े। तो ये कालिदास एक वृक्ष पर बैठे थे और उसी डाली को काट रहे थे। यह दृश्य जब लोगों को दिखाई दिया तो बोले इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। जो जिस पर बैठा है उसी को उसको उठा कर लाया और पूरे रास्ते में उनको बताते गए कि तुमको कुछ बोलना नहीं है, इशारे में कभी 1 कभी 2 कभी 0 ऐसे करके तुमको बताना है, तुमको कुछ बोलना है। उसको फिर लाए विद्युत्मा के सामने, उसमें विद्युत्मा का पराजय हो गया। फिर उन दोनों की शादी हो गई। जब वो शादी के बाद विद्युत्मा को पता लगा जरी ये तो महामूर्ख है, उसको धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। कालिदास वहां से जब निकले तो माँ काली के दरबार में आए और माँ काली की आराधना किए, उनकी सेवा किए। वहां से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो विद्युत्मा से मिलने गए। फिर विद्युत्मा को लगा क्या जो फिर इस विद्वान सब जो है हमें बेवकूफ़ बना रहा है, 2-4 संस्कृत शब्द इसको सिखला करके हमसे मिलवाया है। जब ये पता लगा तो फिर वहाँ तिरस्कार विद्युत्मा के द्वारा किया गया। कालिदास के जीवन का बदलाव यहीं से प्रारंभ होता है। उन्होंने 3 महाग्रंथ लिख दिए, कुमार संभवम, उसके बाद है रघुवंशम, उसके बाद मेघदूतम। ये 3 उन्होंने बहुत महाग्रंथ पुस्तक को लिखा, जिसमें कुमार संभवम में शायद वो अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो माँ पार्वती और शिव के विवाह की चर्चा है और विवाह के बाद जो कार्तिक या गणेश के प्राप्ति के लिए उन्होंने जो समय बिताया है, उस माँ का चर्चा जैसे ही उन्होंने किया तो उसी समय माँ पार्वती बताए जी ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है। तो उन्होंने माँ सरस्वती को बुलाया और सरस्वती माँ बताई ये इस धरती के सबसे बड़े विद्वान है। बोले कोई भी है लेकिन कोई अपने माता पिता के इस तरह की बातें इस पर नहीं कर सकता है, इसलिए इसे मैं श्राप देती हूँ, जिसकी जो मृत्यु होगी वो एक वेश्या के हाथ होगी। इसके बाद यह जो तीसरी शादी जब हो गया इनका, तब यह उसके बाद वहाँ से निकल पड़े और फिर वो आए यहाँ पर क्या नाम है विद्युत्मा से मिलने। विद्युत्मा को जब पता लगा और वह उसको जानकारी हुई, इन्होंने 3 महाग्रंथ को लिखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इस दरबार में रहिए। फिर उसके बाद कालिदास बोले नहीं अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। फिर वो भ्रमण को निकल गए। फिर भ्रमण निकलने के क्रम में उन्हें एक श्रीलंका के सबसे बड़े जो राजा थे कुमारगुप्त, उनका एक ग्रंथ पढ़ने को मिला। जब इन्हें अच्छा लगा तो इन्होंने पत्र के माध्यम से कुमारगुप्त को भेजा जो आपका ये बहुत अच्छा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो कुमारगुप्त ने भी कालिदास के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त किया और बोले जी एक बार आप जरूर श्रीलंका आइए हमसे मिलने के लिए। तो फिर कालिदास उनसे मिलने के लिए श्रीलंका के लिए निकल पड़े। जब वो बहुत दिनों तक यात्रा की, पैदल यात्रा, तो उसके बाद वो रास्ते में एक कुटी मिला, जिस कुटी में एक महिला रहती थी और उस महिला से इनकी मुलाकात हुई। आपको जानकारी दें वो महिला वही पार्वती थी जो पहली शादी में उनको जो वहाँ के डाकू सब उठा कर ले गए थे। उस पार्वती से मुलाकात हुई, वहाँ पर दोनों आदमी जीवन यापन किए कुछ दिन। उसके बाद वह पार्वती का वहाँ वृद्धावस्था के कारण देहांत हो गया। फिर वहाँ से उनका संस्कार करके फिर कालिदास
श्रीलंका की तरफ निकल गए। वो श्रीलंका जब पहुंचे तो रात हो गई थी। रात में वो विश्राम करने के लिए वो बहुत बड़े महल के सामने आए और वहां वो रात सो गए। तो फिर सोने के क्रम में एक महिला महल से आकर के बोलती है, जो आप इस महल के सामने क्यों सोए हैं? तो वो बोले, जो हमको यहाँ पर, तो हम अनजान आदमी, हम यहाँ कहाँ रहेंगे, यहाँ हमें कल राजा से मुलाकात करनी है, इसलिए हम यहाँ रात बिता लेते हैं, कल मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने बताया, जो किस राजा से? तो कुमार गुप्त से। तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं, आप कुमार गुप्त के मित्र हैं, तो चलिए आप राजमहल में विश्राम कीजिए। उन्हें राजमहल में ले जाया गया। वो महिला जो थी, उस महिला का नाम था कामनी। वो महिला कामनी नाम की थी, जो उस कुमार गुप्त की वेश्या थी। तो फिर कुमार गुप्त जो है उस वेश्या से शादी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक शर्त रखा था, जो इस एक लाइन दिए थे, जो इस लाइन को जिस दिन तुम पूरा करके आओगे उस दिन हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो जब ये आए तो वो महिला नहीं पहचान रही थी जी ये कालिदास हैं। तो रात में वो सोई हुई थी और ये भी अपने कक्ष में सोए हुए थे। उनको किसी आवाज़ सुनने को आया, तो फिर वो जा कर के पूछे, जब तुम क्यों रो रही है कामनी? कामनी तो वो बताए, जैसे ऐसे राजा हमारे साथ जो शर्त रखे हुए हैं, जब तक ये हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हमारी शादी उनसे नहीं होगी। तो उन्होंने बताया, दिखाओ क्या बात है। तब वो देखे और उस लाइन को वो वहीं पर पूरा कर दिए। और पूरा करने के बाद वो अपने कक्ष में चले गए। फिर उस कामनी को ये लगा, जो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये कल पता लगेगा राजा को, जो नहीं ये आदमी इस लाइन को पूरा किया, तो फिर ये हमसे शादी नहीं करेगा। इसी क्रम में वो एक चाकू उठाया और कालिदास को जाकर के चाकू से उनका देहांत कर दिया। चाकू खंजर से उनको गोंप करके उनके सीने पर चाकू लगाकर उनका मृत्यु। तो पार्वती, जो माँ पार्वती, जो उनको जो श्राप दिए थे, जो तुमको एक वेश्या से तुम्हारा देहांत होगा, वही देहांत उस समय उनका बात पूरा हो गया। उसके बाद वो जो कामनी थी वेश्या, उसको बाद में कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद पता लगा, जो अरे जब उनकी पुस्तकों को देखा तो अरे ये तो कालिदास हैं, ये तो कुमार गुप्त के मित्र हैं। तो उसी क्रम में वो पता लगा, जो कल अगर हम लोग ये देखेंगे जिन्होंने कालिदास का देहांत कर दिया, तो वहीं पर वो भी क्या किए, वो खंजर से अपना भी वो हत्या कर लिए। तो वो वेश्या का भी वहीं देहांत हो गया। सुबह हुई, पूरे जो वहाँ श्रीलंका में इस बात का हल्ला हुआ, जो ये दो, जो कामनी की और उसमें एक बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया है। कुमार गुप्त के कानों तक गए। कुमार गुप्त जब वहाँ पहुंचे तो देखे वहाँ पर कामनी भी मरी हुई थी और वो बूढ़े व्यक्ति भी। इससे पहले कुमार गुप्त और कालिदास में कोई पहले मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद कालिदास का जब वो ग्रंथ पढ़े, जो वो पत्र भेजे थे, वो पत्र साथ में रखे थे, जब वो पत्र देखे तब उनको पता लगा, रे ये तो कालिदास है। तब वो कालिदास, तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, जब कभी हम लोग जिंदा थे तो अभी मुलाकात नहीं हो पाए, अब मुलाकात हुई तो आपके मरने के बाद फिर उनके संस्कार का व्यवस्था किया गया। और उसी संस्कार में ये भी कुमार गुप्त उसमें कूद करके अपना जान दे दिए। यही जानकारी लेकर के आज हम आपके सामने आए। जब कालिदास के 3 विवाह हुए थे और वो मूर्ख नहीं थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो विरह की जिंदगी में विद्वान आदमी भी मूर्ख बन जाता है, इसलिए कालिदास मूर्ख नहीं थे। धन्यवाद।